नमस्कार, आप देख रहे हैं गणादेश। मैं हूं इस वक्त पिठोरिया थाना क्षेत्र स्थित ठाकुर गांव के आसपास। मेरे साथ हैं लोक हित अधिकार पार्टी के रांची संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी हरिनाथ साहू जी। हरिनाथ साहू जी नामांकन के बाद लगातार इस क्षेत्र में लोगों के बीच जा रहे हैं और संवाद कर रहे हैं। और कहां कहां इन्होंने संवाद किया है और क्या क्या लोगों के साथ समस्या है, आइए इनसे जानते हैं। हरिनाथ जी, क्या समस्या है लोग? जनता तो त्राहिमाम है, वो सब कुछ समझ रहा है, लेकिन जिनके द्वारा उत्पन्न ये समस्या है उनको भी अवगत है। बावजूद भी वो जानबूझ कर कहा जा सकता है क्योंकि पार्टी विशेष का इस रांची लोकसभा क्षेत्र में लंबे समय से एकाधिकार इस क्षेत्र में जीत कर दिया हुआ है। और आज भी मैं कह सकता हूँ कि कई ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं, मुझे कभी कभी बोलने में भी अजीब लगता है कि पसान काल के तौर पर जीने को मजबूर है। आप अभी राणा के क्षेत्र में या ग्राम पंचायत हो गया, पुसू पंचायत हो गया, ऐसी कई पंचायत है जहाँ पर लगभग 8 किलोमीटर लोग पैदल चल के आज भी सड़क का वहां लोग आ रहे हैं। बड़ी बड़ी पत्थरें हैं रास्ते में, दुर्गम रास्ता है, दूरवर्ती क्षेत्र है, जंगल झाड़ है। पानी का जलमीनार तो आप कह सकते हैं कि हाथी का दांत जो बिछाने का होता है उस जगह जगह पंचायत के द्वारा उनके द्वारा जलमीनार खड़ा कर दिया गया है और उसी को उपलब्धि गिनाते हैं वर्तमान की सरकार के। देखो हम पीने का पानी दे देंगे, हम जमीनी हकीकत जाकर देखिएगा तो उस चापाकल में मात्र बरसाती का 3 महीना पानी रहता है, 3 से 4 महीने। दिसंबर के बाद से लेकर के जून महीना तक वो जलमीनार बकरी और जानवर कुत्ते का काम करता है। पीने का पानी चुआ में से लोग खेत का पानी, चुआ का पानी पीने पर मजबूर है। तो ऐसी परिस्थितियां हैं मनीष राज के, ऐसी परिस्थितियां इस लोकसभा के अंदर में है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। आप देख सकते हैं कि स्कूल विद्यालय लगातार बंद हो रहा है। सरकारी विद्यालय मर्ज के नाम से पिछले सरकार जो रघुवर दास की सरकार थी उस समय उसको मर्ज किया गया और अभी कोई बड़ा महाविद्यालय है वो जहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इस चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दा हावी है या स्थानीय मुद्दा? राष्ट्रीय मुद्दा जो है वो तो है, राष्ट्रीय मुद्दों से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन मैं कहता हूं कि आखिर ये राष्ट्र हमारे क्षेत्र से ही होकर गुजरता है, गांव से ही होकर राष्ट्र जाती है। और गांव में अगर जर्जर अवस्था रहेगा, गांव में बुनियादी सुविधाओं के अभाव में लोग त्राहिमाम रहेगा, शिक्षा का स्थिति चल रहा हुआ है। लोग आज 70-80% नौजवान पीढ़ी के लोग पढ़ लिख करके पुलिस की लाठी रोजगारी का दंश चल रही है, रोजगार नहीं है, महंगाई है। तो मैं कह सकता हूँ कि जब आप घर में ही अगर आप हालात आपका बुरे रहेंगे, आप बेरोजगार बैठे रहेंगे, आप शिक्षा नहीं ले पा रहे पैसा का अभाव में, आप चिकित्सा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, पैसे का अभाव में समाई काल के गाल में समा रहे लोग, फिर हम एक राष्ट्र की कल्पना कैसे कर सकते हैं? किसको दोषी मानते हैं? और देखिए, लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं। जब लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुनी गई सरकार, सारी जिम्मेदारी सरकार का है। कौन सरकार? राज्य सरकार कैसे? केंद्र सरकार, क्योंकि हम केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं, लोकसभा की चुनाव हो रही है। आपने शिक्षा की बात की, बिल्कुल मूलभूत सुविधाओं की बात की, लेकिन वो सब क्षेत्र तो आपका जो दायित्व है राज्य सरकार की आती है। देखिए, राज्य सरकार की आती है, राज्य सरकार भी अंडरटेकिंग केंद्र सरकार होती है। मैं राज्य सरकार को शाबाशी नहीं दे रहा हूँ, मैं राज्य सरकार को भी मैं उतना ही दोषी मानता हूँ, लेकिन चूंकि केंद्रीय कानून जो केंद्र के द्वारा जो पास होती है, बजट पास होती है केंद्रीय कैबिनेट में, कि हमको राज्यों को किस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में उनको विकास करना है, वहाँ का सुविधाओं को दिखाना है। तो अगर केंद्र सरकार अगर पूरी तरह से अगर चीजों को प्रोवाइड करती है तो राज्य सरकार बाद में होकर कुछ काम करती है। हाँ, ये बात जरूर है कि राज्य सरकार की भी नीयत और नीति स्पष्ट होनी चाहिए। दोषीदार तो राज्य सरकार भी है, लेकिन सबसे बड़ी गुनहगार मैं मानता हूँ केंद्र सरकार को। अगर केंद्र की सरकार अगर पूरी ईमानदारी से अगर चीजों को करना चाहे तो निश्चित रूप से हालात बदलेंगे। रोजगार की दिशा में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे भ्रष्टाचार के क्षेत्र में हो, चाहे महंगाई के क्षेत्र में हो, तो निश्चित रूप से केंद्र की सरकार अगर चाहे तो बहुत हद तक राज्यों में कंट्रोल हो सकता है, विकास की गति बढ़ सकती है और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है। आज शिक्षा और हेल्थ के विषय में जो चरमराई स्थिति है उसको मजबूत किया जा सकता है। हमारी जो लोक हित अधिकार पार्टी के लगातार पिछले लगभग 6 महीनों से न्याय यात्रा के माध्यम से या हमारा जो निःशुल्क शिक्षा, सभी स्तर के सभी लोगों के लिए निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क चिकित्सा का जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और ये पॉसिबल है, ये संभव है। सरकार की नीति और नियत साफ होनी चाहिए। और साथ ही हम लोग आज देख सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में
बेरोजगारी का जो स्थिति है, वैसे हालात में लोग अपनी गाढ़ी कमाई का सहारा इंडिया हो गया, पल्स इंडिया हो गया, ऐसी कई सारे चीट फंड नंबर आप जिस तरह की सरकार बोलते हैं कि भाई आप प्राइवेट में क्यों जमा करते हैं, तो भाई साहब आप जब केंद्र की सरकार से वो लाइसेंस इशू कराती है, केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से विज्ञापन करती है, गांव-गांव में बैंकिंग खोल करके लोगों को सुविधा, उसमें सरकार कहाँ जाती है? उसमें सरकार क्यों नहीं बैन लगाती है? जो जान रही कुछ ठगी कंपनी है, उसमें वो सरकारी दामाद बना करके उसको संरक्षण देती है, उसको आगे बढ़ाने के लिए अपने सरकारी तंत्रों का इस्तेमाल करने का छूट देती है। और जब भोली भाली अशिक्षित जनता, गरीब जनता जब ठगा जाती है, जब उसकी जिंदगी में इस तरह का ठगी का शिकार होता है, तो सरकार पहला झाड़ देती है कि मैं थोड़ी बोला था कहीं रखने के लिए। तो ये अराजकता का माहौल देश के अंदर में चल रही है। एक जानबूझ के षड्यंत्र कार्य के रूप में लोगों को लुटवाने का, उसको गरीब बनाकर रखने का, उसको बेरोजगार बनाकर रखने का, उसको जानबूझ के इस तरह का षड्यंत्र लंबे समय से चल रहा है। इसका पूरी तरह से दोषीदार केंद्र सरकार है। आपका लड़ाई किसके साथ है, कांग्रेस के साथ या बीजेपी? हमारी लड़ाई किसी के साथ नहीं, हमारी लड़ाई इस शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ है, हमारी लड़ाई इस बेरोजगारी के खिलाफ है, हमारी लड़ाई इस बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था, गिरती हुई कानून व्यवस्था और इस बुनियादी जो समस्याओं से जूझती हुई जनता का सुविधाओं को दिलाने की आंदोलन है। हमारी लड़ाई एक मूलभूत समस्याओं को लेकर के एक आंदोलन है। हमारी लड़ाई कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं है। और मैं कह सकता हूं कि आज किसी भी राजनीतिक पार्टी की बात करें तो सभी पार्टियों का कहीं न कहीं कोई स्पष्ट नीति नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, महंगाई के क्षेत्र में, भ्रष्टाचार के क्षेत्र में सिर्फ जाति और धर्म का तुष्टीकरण करके अपनी राजनीतिक रोटी सेक रही है। ऐसे में हमारा लोकहित अधिकार पार्टी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रही है, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा, समानता की, लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। नौजवान युवाओं को रोजगार कैसे उपलब्ध हो, गांव को पानी पीने को कैसे मिले, हमारे बच्चे कैसे महाविद्यालय तक निःशुल्क पढ़ाई कैसे करें, पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी कैसे मिले, इन तमाम विषयों को लेकर के हमारा लोकहित अधिकार पार्टी पूरे रांची लोकसभा से पूरे देश स्तरीय आंदोलनरत है। और आने वाला समय निश्चित रूप से सामाजिक न्याय का होगा। लोकहित अधिकार पार्टी एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर के देश के अंदर आएगी। अब तक में कितने गाँव का आप दौरा कर चुके हैं? लगातार पिछले 1 नवंबर 2023 से जो हमारी न्याय यात्रा निकली थी, तब से हम लोग लगातार गांव-गांव जा रहे हैं। ये जरूर बात है कि लोगों को धर्म की चाशनी में इतना डुबा दिया है केंद्रीय पार्टी की, वो लोग हिंदू और मुसलमान मंदिर और मस्जिद से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। उसको समझ नहीं आ रहा है कि हमारा जो भविष्य है, हमारा जो हमारी पीढ़ियां हैं, उसको चौपट करने का देश पूरी निजीकरण हो गया। सभी पूंजीपति सामंतवादी मुट्ठी भरवारी लोगों के हाथों में देश को बेचा जा रहा है। चाहे वो बिजली विभाग की बात कर ले, चाहे बैंकिंग सेक्टर की बात कर ले, चाहे रोड परिवहन विभाग की बात करें, रेलवे है, हवाई अड्डा है, चाहे जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं जहां पर हमारा आरक्षण मिलता है, हमारे लोगों को रोजगार मिलता है, जिससे हम अपने आप को एक आजाद भारत के तौर पर महसूस करते हैं, वो धीरे धीरे राजतंत्र की ओर चंद मुट्ठी पर सामंतवादी पूंजीपतियों के हाथों में निजीकरण के बहाने बेचने का कार्य हो रही है। और हमारे लोगों को बेरोजगार करके एक गरीबी के दलदल में धकेलने का जो षड्यंत्र हो रही है देश के अंदर में, उसके लिए कुलगुलान हमने किया है। और ये उसी के खिलाफ हमारी ये लड़ाई और ये अभियान चल रही है।